दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1947 से पहले इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स यानी प्रांतों और रियासतों में बटा हुआ था और 1947 में आज़ादी मिलने के बाद इसे इंटीग्रेट किया गया और आगे जाके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ? तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम कालक्रम में देखेंगे कि 1947 के बाद इंडिया के स्टेट्स के स्ट्रक्चर में कैसे कैसे चेंजेस आए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश को अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। लेकिन आज़ादी से कुछ महीने पहले जब अंग्रेज़ी सरकार ने यह ऐलान किया कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंट करने वाले हैं, तो कुछ मुस्लिम ग्रुप्स और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और उसके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशन की वजह से अपनी ये मांग रखी कि उन्हें मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए। और दूसरी जगह इंडिया के बाकी सभी लीडर्स की ये डिमांड थी कि उन्हें धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए। फिर मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिसाइड हुआ कि जिन एरियाज में मुस्लिम की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है उन सबको मिला के पाकिस्तान बनाया जाएगा। हालांकि बाकी सभी लीडर्स का यह मानना था कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री रहना चाहिए। इस कॉन्फ्लिक्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 3 जून 1947 को एक प्लान आया, द माउंटबेटन प्लान, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन की थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया कि उसके 2 हिस्से किए जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान, जिन्हें बाउंड्री से अलग किया जाएगा, जिसको डिसाइड करने के लिए बनाई गई बाउंड्री कमीशन, जिसके हेड थे सर सिरिल रेडक्लिफ। इंडिया और पाकिस्तान को एरिया वाइज डिवाइड करना इतना आसान नहीं था, बिकॉज ब्रिटिश इंडिया में 2 टाइप के एरिया थे, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। सभी प्रोविंसेस पे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था, तो उन्हें तो गवर्नमेंट एरिया वाइज सीधे सीधे हैंडओवर कर सकती थी। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स पे ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके राज्यों से एग्रीमेंट के थ्रू रूल करती थी। अब माउंटबेटन प्लान में यह आया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोविंसेस को तो एरिया के हिसाब से डायरेक्टली इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर देगी, लेकिन सभी प्रिंसली स्टेट्स को यह ऑप्शन दिया गया कि वो अपनी मर्जी अनुसार या तो कोई एक देश चूज कर सकते हैं या फिर दोनों में ही ना मिलना चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। इस माउंटबेटन प्लान को लागू करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसके तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस दी गई। और ठीक उसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को इंडिया को ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से अलग करने वाली बाउंड्रीज को रिलीज किया गया, जिसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। ब्रिटिश इंडिया में टोटल 17 प्रोविंसेस और 565 प्रिंसली स्टेट्स आते थे। इन 17 प्रोविंसेस को तो डायरेक्टली एरिया वाइज इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम आई प्रिंसली स्टेट्स में। अब एरिया के हिसाब से इंडियन बाउंड्रीज में 565 में से 552 प्रिंसली स्टेट्स आते थे। इंडिया के पास ये चैलेंज था कि कैसे इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल होने के लिए मनाया जाए, बिकॉज इन प्रिंसली स्टेट्स के अंडर काफी ज्यादा एरिया आता था। प्रॉब्लम यह थी कि माउंटबेटन प्लान ने उनको इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन भी दिया था और कुछ राजा अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशन की वजह से इंडिपेंडेंट रह के अपना अलग देश बनाना चाहते थे। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह भी मानना है कि प्रिंसली स्टेट्स को ऐसे ऑप्शन देने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह स्ट्रेटजी थी कि इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और कभी स्टेबल ना बन पाए। लेकिन इन सभी पॉसिबल स्ट्रेटजीज पे पानी फेरा आजाद भारत के सबसे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें इन सब प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही काबिल लॉयर थे और एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे। उनके बातचीत करने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर सकते थे। इंडिया को इंटीग्रेट करने का इस काम में बहुत बड़ा रोल था उस टाइम के सीनियर सिविल सर्वेंट, उनकी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी वीपी मेनन का। इन दोनों ने मिलकर साम दाम दंड भेद लगा के फाइनली सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिला लिया। हालांकि इस प्रोसेस में कुछ प्रिंसली स्टेट्स में दिक्कतें भी आई, जिसे फाइनली मैनेज कर लिया गया, लेकिन उनके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। सबको इंटीग्रेट करने के बाद अब इंडिया के सामने टास्क था कि इन सारे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया के अंडर हैं, इनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इसके लिए काफ़ी लोग, स्पेशली साउथ इंडियन रीजन की डिमांड उठी कि उन्हें उनके एरिया में बोले जाने वाली भाषा यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बना के दिया जाए। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की धर कमीशन, जिसने उसी साल के एंड में अपनी रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट की और कहा कि इंडिया में लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स बनाने की बजाय हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बेसिस यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर स्टेट्स बनाने चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, तो इस मसले को रिव्यू करने के लिए दिसंबर 1948 में ही एक और कमेटी बनाई गई, JVP कमेटी। इस कमेटी में 3 मेंबर्स थे, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पत्ताभी सीतारमैया।
इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सबमिट की और इनने भी लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स बनाने के आइडिया को रिजेक्ट किया। फिर इन कमेटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 1950 में आया 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में आए वो एरियाज जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम गवर्नर्स द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे। पार्ट बी में आए वो प्रिंसली स्टेट्स जिनकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी। पार्ट सी में उन टेरिटरीज को रखा गया जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर चीफ कमिश्नर द्वारा एडमिनिस्टर की जाती थी, और इसके अलावा कुछ छोटे प्रिंसली स्टेट्स को भी इसमें रखा गया। और लास्ट पार्ट डी में था सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब इन पार्ट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते थे वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स चाहते थे उनके प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गए। स्पेशली मद्रास के तेलुगु स्पीकिंग रीजन में कंडीशन ऐसी हो गई थी कि इंडियन गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी 1953 में इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश। गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद दूसरी जगहों पे भी लोगों की लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाने की मांग और ज़्यादा बढ़ गई। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक बार फिर उसी साल एक और कमेटी बनाई, स्टेट रिकग्नाइजेशन कमीशन, जिसके चेयरपर्सन थे फैजल अली। इस कमेटी ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसमें उन्होंने लैंग्वेज को स्टेट रिकग्नाइजेशन का बेसिस माना। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और अगर ऐसे स्टेट्स बनने लगे तो इंडिया बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा, इसलिए उन्होंने 1 लैंग्वेज 1 स्टेट्स वाली थ्योरी को रिजेक्ट किया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पुरानी 4 फोल्ड को हटा के नई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की क्लासिफिकेशन को लाने का सजेशन दिया, जिसमें उन्होंने इंडिया में स्टेट्स के रिकग्नाइजेशन में भारत की एकता और अखंडता को प्राइमरी फैक्टर माना। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को हटा के 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद रिसेंट ईयर्स में कई बार नए नए स्टेट्स बनाए गए और कई स्टेट्स रीनेम भी किए गए, कई बार भाषा के बेसिस पे, कई बार सांस्कृतिक एकरूपता के बेसिस पे और कई बार किसी और रीजन से। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आर्टिकल 370 और 35A को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा के जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक स्टेट था उसे अब 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अभी 2022 में अगर हम बात करें तो फिलहाल इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं basicgyan.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये थी इंडिया और उसके स्टेट्स कैसे बने उसके बारे में छोटी सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे भी ऐसे शॉर्ट और प्रिसाइज वीडियो लाएं तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।